पिछले लेक्चर में अब हम लोग देख रहे थे कि नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले आप पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम में हम टेरिटरी के आधार पर किसको इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। फिर हमने देखा रेसिडेंट के आधार पर, रेसिडेंट के बेसिस पर किसको इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बेसिस पर क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफर इनकम, एक क्वेश्चन आता है ट्रांसफर इनकम। क्वेश्चन ये होगा कि ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, यानी घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों में भी हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर इनकम है क्या, ऑल टाइप ऑफ इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, यानी वो सभी तरह का पैसा जो बिना किसी काम के हमें मिलता है, यानी उसके बदले में ना हम गुड्स देते हैं ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमें पैसा रिसीव होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। तो ट्रांसफर इनकम जैसे पेंशन टू द ओल्ड एज पीपुल, विडो पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, या आप कहें कि स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी, गिफ्ट, ये जितने तरह के पैसे हैं जो एक तरफा, इसको हम यूनिलैटरल पेमेंट भी बोलते हैं, इसको हम ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन आ गया, गिफ्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल और एन इंडियन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो आप लिखेंगे नहीं, गिफ्ट इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम, दैट इज वाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम नॉट नेशनल इनकम। न ही हम इसको डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, न ही हम इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। तो ट्रांसफर वर्ड जब आ गया, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट जब आ गया, तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे कि नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब आएगा सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेकेंड हैंड गुड्स क्या होता है यह भी जान लेना जरूरी है। सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब है जो सामान पहले से खरीदी गई है, बाद में उसको हम जब बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड गुड्स। और वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर सेकेंड हैंड गुड्स खरीदी और बेची जाती है तो जिस साल खरीदी और बेची जा रही है सेकेंड हैंड के तौर पर, उस साल के नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आपको एग्जांपल से बताते हैं। मैंने बोला कि एक बाइक है आपके पास जिसको 2015 में आपने खरीदा, तो 2015 में इस बाइक की प्राइस नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगी। लेकिन जब इस बाइक को आप 2020 में सेल करेंगे तो सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस बाइक की कीमत 2015 के नेशनल इनकम में इंक्लूड है। तो आप लिखेंगे कि परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम नॉट नेशनल इनकम। न ही नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, न ही हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं उन सभी वस्तुओं की कीमत को जो कि दोबारा बेची और खरीदी जाती हैं। जैसे आपने मकान खरीदा 2018 में, या 2018 में आपने हाउस खरीदी और 2019 में आपने बेच दिया, तो 2019 में इस हाउस की कीमत को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन कमीशन ऑन परचेज एंड सेल
जो मकान को बेचने और खरीदने के लिए जो कमीशन मिलता है, जिसको ब्रोकेज बोलते हैं या जिसको दलाली बोलते हैं, जो कमीशन का जो पैसा होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि कमीशन इज ए फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यह कारक आय है। यानी जब कोई पुराना मकान, पुराना गाड़ी, पुरानी कोई भी सामान आप बेचते और खरीदते हैं, तो उस पुराने सामान को खरीदने और बेचने से जो इनकम मिलेगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड तो नहीं होगा, लेकिन उसको बेचने और खरीदने में जो मदद करता है, जो कमीशन एजेंट होता है, जो ब्रोकेज मिलता है, उसको जो कमीशन मिलेगा वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। एक साथ और एक चीज और आता है सेकेंड हैंड गुड्स में, आपने मॉडिफिकेशन कर दिया। आपने देखा होगा कि आपके पास एक बाइक है, बाइक को आप मॉडिफाई कर दिए, आपने उसमें ऐसा कोई चेंज किया जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो मॉडिफिकेशन के कारण जो कीमत बढ़ी, जो वैल्यू बढ़ा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 BHK का आपके पास मकान है, आपने उसको 2 BHK के साथ कार पार्किंग भी दे दी। जब कार पार्किंग दे दी 2 BHK के साथ, तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब 2000 आपने 18 में खरीदा और 2019 में आपने बेच दिया, लेकिन बेचने से पहले आपने उसके साथ प्लस कर दिया कार पार्किंग की वैल्यू। तो पुराना मकान तो बेच रहे हैं, लेकिन कार पार्किंग की वजह से उस मकान की कीमत बढ़ गई, तो वो जो वैल्यू होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। कौन सा? कार पार्किंग की वजह से जो उस मकान की वैल्यू बढ़ गई। अब आप कहेंगे सर कई सामान हम पुराना लेते हैं, लेकिन जब 2-3 साल के बाद बेचते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है महंगाई बढ़ने के कारण। तो बेटा ऐसी कंडीशन में प्राइजेस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ने से जब किसी सामान की कीमत बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई कीमत को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में वैल्यू तभी इंक्लूड करेंगे जब हमने उस पर कोई काम किया हो और उसकी वजह से कीमत बढ़े। तो आपको याद हो गया कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड बेचने और खरीदने में जो कमीशन एजेंट को कमीशन मिलेगा वो नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। साथ ही साथ सेकेंड हैंड गुड्स को जो मॉडिफाई करते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और उसके कारण जो कीमत बढ़ती है, तो वो नेशनल बढ़ी हुई कीमत नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये क्लियर हो गई आपको बातें। फिर 3 टॉपिक हो गए। अब 4th टॉपिक आपका है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट किसको किसको मिलेगा? डोमेस्टिक कंपनी और गवर्नमेंट। इंटरेस्ट 3 लोग पे कर सकते हैं, यानी लोगों ने बैंक से उधार लिया और इंटरेस्ट पे करेंगे। कंपनी ने उधार लिया, कंपनी पे करेगी, और गवर्नमेंट ने उधार लिया, गवर्नमेंट पे करेगी। तो हम इंटरेस्ट पेमेंट को सिर्फ उसी इंटरेस्ट पेमेंट को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में जो किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगा है। अगर आपने शादी करने के लिए लोन लिया या आपने घर में किसी रिचुअल्स को पूरा करने के लिए लोन लिया और उस पर जब आप इंटरेस्ट देंगे तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ने लोन लिया, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अ फ्रेंड borrowed loan from his family member and paid interest to the family member is included in the national income or not। यानी किसी आदमी ने अपने फैमिली मेंबर से कोई उधार लिया और उस पर जो लोन इंटरेस्ट दिया, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो आप कहेंगे कि नहीं, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम बिकॉज इट इज इंटरेस्ट बारोड बाय द पर्सन फॉर नॉन प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन जब कंपनी ने लोन लिया तो इसने मकसद है प्रोडक्शन करना, और ऐसी कंडीशन में उसकी जो इंटरेस्ट है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम।
फैक्टर इनकम, इसको बोलते हैं नॉन फैक्टर इनकम। यानी जब आपने दोस्त से लिया, अपने फैमिली से लिया या किसी नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए लोन लिया और उस पर जो आपने इंटरेस्ट दिया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट भी दो तरह की लोन लेगी, एक तो होगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए और होगा एक इन्वेस्टमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो लोन लेगी वो दो तरह का होगा, या तो सरकार को चलाने के लिए जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है उसके लिए, तो इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पर लोन लिया जाएगा और जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेती है, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, या कोई ऐसा काम करती है जिससे इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसका वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो आपको क्लियर हो गया, जो इंटरेस्ट से तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए लोन लिया जाएगा और उस पर जो हमें इंटरेस्ट देंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लोन लिया जाएगा उस पर जो हम इंटरेस्ट देंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट जो लोन लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए जो लोन लेगी वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो लोन इन्वेस्टमेंट के लिए लेगी लोन, उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो फैक्टर इनकम का पार्ट होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट के बाद हम देखते हैं अगला क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू। गुड्स एंड सर्विसेज। इम्प्यूटेड वैल्यू किसका किसका हो सकता है, एक तो गुड्स होगा, सर्विसेज होगी। इम्प्यूटेड वैल्यू जैसा आपने कोई काम कर रहे हैं, कोई कारखाना खोला और अपने घर से आपने जमीन लगा दी, अपने घर के लोगों को लेबर में लगा दिया, या आप खुद अपना काम मैनेजर का काम कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू होगा इम्प्यूटेड वैल्यू, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि एक फार्मर वीट का प्रोडक्शन करता है और वो वीट के प्रोडक्शन को मार्केट में न बेच के सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है, तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? तो हम लिखेंगे एस, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी जो उत्पादन हुआ, किसान ने उत्पादन किया और बाजार में न बेच के अपने घर के खर्च के लिए रख लिया, उसका जो बाजार मूल्य है उसको हम राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में जोड़ेंगे। जैसे हम मकान है, तो अगर कोई मकान किराए पे मकान पे न रह के अपने घर के मकान में रह रहा है, तो उसका जो किराया होगा, रेंट होगा, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। आप ये समझ गए कि जब जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, अगर बाजार में हम उसको सेल आउट नहीं करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं, सेल्फ यूज करने के लिए रख लेते हैं, तो उसका बाजार मूल्य नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया? अब जैसे आपने कोई कारखाना खोला और आप वहां पर एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो मेहनताना है, जो आपका रिम्यूनरेशन है, वो आपका इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं घर में हमारी वाइफ है या बच्चों के लिए हम जो पढ़ा रहे हैं, या वाइफ घर में दिन भर काम कर रही हैं, तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस members, family member is not included in the national income because the value of the services of family member cannot be estimated। यानी जब आपके घर का कोई आदमी घर में काम कर रहा है तो उसके वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे मैं बच्चे को अपने पढ़ा रहा हूं, तो ये जो पढ़ाने का जो काम है, अपने बच्चे को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। या वाइफ घर में हाउसमेड की बजाय खुद काम कर रही है, तो उसकी जो सर्विसेज है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हाउस वाइफ की बजाय कोई मेड काम कर रही है, जिसको हम पेमेंट देंगे, वो वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करेंगे, बाजार में नहीं बेचेंगे, वो वैल्यू भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जो उत्पादन की प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जो भी मटेरियल लगाएंगे, लैंड लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, उसका इम्प्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। अगर हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, उसका जो एस्टिमेटेड रेंट की वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा।
लेकिन जो फैमिली मेंबर्स की सर्विसेज है घर के लिए, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सर्विसेज को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगला है हमारा इल्लीगल एक्टिविटी, इनकम अर्न फ्रॉम इल्लीगल एक्टिविटी। जो इल्लीगल एक्टिविटी से इनकम जनरेट होगा, स्मगलिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, या और कोई तरीके से गैर कानूनी तरीके से जो भी हम पैसा कमाएंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। चाहे चोरी करने से पैसा कमा रहे हो आप, डकैती से पैसा कमा लिया आपने, या कोई भ्रष्टाचार करके आपने गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा लिया, वो सब इलीगल एक्टिविटी में आएगा, जो गैर कानूनी क्रिया है, और उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे इनकम अर्न फ्रॉम स्मगलिंग या इलीगल एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों इनकम में इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है, और सरकार ने जिस एक्टिविटी को इलीगल एक्टिविटी कर दी है, वो आप इनकम का सोर्स जरूर हो सकता है, लेकिन वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा।